हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर, जिसका वो लाभ उठा सकते हैं हमारे YouTube चैनल से, theeconomica.org से, द इकोनॉमिका IAS। जब आप इस चैनल पर पहुंचोगे तो आपको पिछले वर्षों के, अभी हम मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस जीएस इकोनॉमी जो टफेस्ट एरिया माना जाता है सिविल सर्विस के लिए, उसे समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम कुछ दिनों के बाद, जैसे ही हमारा ये मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम पूर्ण होता है, तो प्रारंभिक परीक्षा पे फोकस करने वाले हैं। और आप इन बिंदुओं पर बड़े गंभीरता से विचार करिए, क्योंकि 2024 का प्री आएगा, तो अभी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। उसके लिए भी हमारे YouTube चैनल पे आप इंटरव्यू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा मटेरियल इंग्लिश मीडियम में भी है और आप उसे हिंदी में भी समझ सकते हैं। हमारा यहाँ प्रयास है कि आप एक बेहतर आंसर कैसे लिखें, क्वेश्चंस हम लेंगे और फिर बाद में हमारा जब 2024 का आप मेंस लिखोगे तो जो हमारे ब्रेन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उस समय उन्हें भी एनालाइज करेंगे। और अधिक तक मेरा अभी 25 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने का, ना केवल पढ़ाने का बल्कि इंटरव्यू बोर्ड में मॉक इंटरव्यू जहाँ सीनियर आईएएस मेरे साथ बैठते हैं वहाँ मेरा अपना अनुभव है। और पिछले विगत 6-7 सालों से ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं वो मेरे बोर्ड से जरूर होके गुजरे। कल भी मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस आया, चेन्नई का एक लड़का मेरे बोर्ड में आया, ब्लाइंड था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एक्सलेंट थी। मैंने उससे जो क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका आंसर भी बड़ा एक्सलेंट था। इसी तरह का आंसर एक आंध्र प्रदेश के बच्चे से मैंने पूछा कि क्या सोशल फैक्टर जिम्मेदार हैं आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए या आर्थिक फैक्टर हैं। अगर आप उसके जहन में जाओगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी जब आप इस तरह के क्वेश्चंस टैकल करोगे। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। आप इस क्वेश्चंस में किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस करें तो मेरे फोन नंबर, ये आपका फोन नंबर अवेलेबल रहेगा आपको 2370519999237051। इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ईमेल पे भी दे सकते हैं। मेरा यूट्यूब, मेरा वेबसाइट है कोचिंग की, उस पे जाके मेरे सारा एड्रेस आपको मिलेगा, theeconomica.org। यह द इकोनॉमिका छोटे में लिखा हुआ है, economica.org। इस पे आप जाके देख सकते हैं, सारा डाटा आपको मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट इस पे जरा गंभीरता से ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जब तक ब्रेन में क्वेश्चंस का थिंग पॉइंट ना आए, एक की पॉइंट होता है मुख्य बिंदु, देखो पढ़ना शुरू करते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, वो जानना चाहता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय एकीकृत कृषि होती क्या है। दूसरा, भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये तकनीकी किस प्रकार सहायक है। तो ये पॉइंट है, एकीकृत कृषि, एकीकृत कृषि, और दूसरा इसकी उपयोगिता स्मॉल और मार्जिनल, जो हमारा लघु और सीमांत किसान है उसके लिए इसकी क्या उपयोगिता है। इन बिंदुओं को लेकर आपको अपना एक की पॉइंट यानी सार तथ्य आपने निकाला। इसके बाद आपको क्या करेंगे, एक आपका इसका पैरा आपको बनाना पड़ेगा। पहला, प्रस्तावना कितना वर्ड की होगी, यानी आपको शब्द सीमा, विस्तार कितने पॉइंट में करोगे, उपसंहार कितने पॉइंट में करोगे, ये आपका एक फ्रेम हो जाता है। प्रस्तावना में सामान्यतः शब्द सीमा का 10% या 25 वर्ड्स में आपको इसे पूरा करना है। विस्तार के अंदर आपको 80% जो वर्ड लिमिट का दिया है, या आपको 200 शब्दों में इस विस्तार करना है। उपसंहार आपको 10% वर्ड लिमिट का होगा जो शब्द सीमा है, या आपको 25 शब्दों में उपसंहार करना होगा इस क्वेश्चन का। अब प्रस्तावना कैसे करोगे, आप कृषकों की समस्याओं से कर सकते हो, आप सीधा एकीकृत को परिभाषित करते हुए कर सकते हो, और उसमें लघु किसानों के लिए उपयोगिता का वर्णन
जब भी प्रस्तावना की बात आती है, एक प्रीफेस है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो सिंपल पूछता है क्या है, कैसे, सहायक है। इसमें कोई एनालिटिकल बहुत टिपिकल टास्क नहीं है जो आप नहीं समझ पा रहे। कैसे करेंगे? आपने शुरू किया कि हमारे कृषकों की सबसे बड़ी समस्या लघु और सीमांत कृषकों की भूमि की कम आय होना है, रोजगार के कम अवसर होना है, उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो उनकी बड़ी समस्या है। यहां से भी शुरू कर सकते हैं। कोई सेट पैटर्न नहीं है जिस पे आप चलें। पैटर्न सेट क्या है कि आपका की पॉइंट उसमें आना चाहिए, आपकी प्रस्तावना में की पॉइंट आपका होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। जब आपने प्रस्तावना की रचना कर ली, 25 वर्ण में आप विस्तार करेंगे और विस्तारों में आप किन किन बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। पहला, आप एकीकृत कृषि को बताओगे। ये एकीकृत कृषि है क्या, आप समझाओगे। एकीकृत कृषि के अंतर्गत कृषि करना यानी खाद्यान्नों का उत्पादन, सब्जियों, फलों जिसमें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं, उसका उत्पादन। एनिमल रियरिंग यानी पशुपालन है जिसमें मछली पालन, आपका कुक्कुट उत्पादन जिसमें आपका मुर्गा पालन भी है, मछली पालन भी है, भैंस और गाय दूध के लिए भी पालन है, मीट और मछली के लिए भी उत्पादन है, अंडों के लिए उत्पादन है। इस प्रकार की कृषि को आप क्या बोलते हो? एकीकृत कृषि बोलते हो। दूसरा, इसका विश्लेषण करोगे। पहले डिफाइन कर दिया एकीकृत, और अगर आपको इसमें 5 बिंदुओं का विश्लेषण करना है तो हर बिंदु पे 40 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। दूसरा बिंदु आप उठाया आपने, उपयोगिता क्या है। अब उपयोगिता में आप साइमल्टेनियस चल सकते हैं, लगातार चल सकते हैं। समस्या क्या है लघु और सीमांत किसानों का और उसका समाधान क्या है। आप उपयोगिता पर एक बड़ा 2 पैरा भी ले सकते हैं, उपयोगिता पर 3 पॉइंट कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में क्या करोगे, एक सर्किल इफेक्ट होगा, इसका वो उसका विश्लेषण करोगे कि भाई अगर एकीकृत कृषि है तो क्या होगा। जब आपने कृषि करी तो इसका जो बैकवास बचा वो चारे के रूप में काम आएगा। चारा कौन खाएंगे? पशु खाएंगे। और पशु क्या देंगे? डग देंगे यानी गोबर देंगे, और ये गोबर धन के रूप में कृषकों की क्या करेगा? बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा, उनके एनर्जी का स्रोत होगा। और ये कैसी कृषि होगी? संधारणीय, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी। जो आजकल आप देखें पिछले दिनों सिक्किम पे क्वेश्चन आया यूपीएससी में, उसके लिए भी यूज करेंगे। और भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले बजट में परंपरागत कृषि, जीरो बजटिंग, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रही है। इस बजट में गोवर्धन की बात आई है। आखिर गोवर्धन की बात क्यों हो रही है? बायो फर्टिलाइजर की तरफ हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर के क्या एडवर्स है, फर्टिलिटी कैसे घट रही है, वो सारे पॉइंट आप इस 3rd पैरा में एक्सप्लेनेशन में दोगे। किस तरह से सर्किल इफेक्ट होगा, पर्यावरण प्रदूषण का कैसे विनाश रुकेगा, कृषि की उत्पादकता कैसे, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे पॉइंट आप 3rd पॉइंट में एलाबरेट करोगे। और चौथा पॉइंट बताओगे कि अगर ऐसा होता है तो कृषकों की जो हमारा टारगेट है, डबलिंग इनकम, कृषकों का उत्थान करना, देश को समृद्धशाली राष्ट्र बनाना, या आप लिंकेज इफेक्ट भी समझा सकते हो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट किसका? अग्रानुगामी और पश्चानुगामी संबंध किस प्रकार के हैं, और किस प्रकार से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास कृषि का देश के विकास को बढ़ावा देगा। अभी जब मैं बजट और सर्वे आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि जिन जिन वर्षों में कृषि की समृद्धि दर अधिक रही है, आप डाटा देख लीजिए उठाकर 2022-2023 का डाटा, कृषि की समृद्धि दर 3% से ज्यादा गई तो कुल समृद्धि दर 7% से ज्यादा गई। अभी हाल ही में दिसंबर 2023 28 दिसंबर का डाटा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है। प्रेडिक्शन किया है कि 2023-24 में भारत की समृद्धि दर 7% होगी। क्यों? क्योंकि कृषि की विकास दर बढ़ रही है। सरकार अगर कृषि में विकास दर है तो देश की जनसंख्या जो ज्यादातर कृषि पर निर्भर है, 40%, जहां सबसे ज्यादा रोजगार का सर्जन है पूरे देश में, अगर देखोगे तो रोजगार का सर्जन सबसे ज्यादा कृषि में, उसके बाद एमएसएमई यानी लघु कृषि, हमारे जो मध्यम उद्योग हैं उन क्षेत्रों में है। ऐसी स्थिति में आप उसका विश्लेषण करोगे। चौथे पॉइंट में आय का सर्जन है, अग्रानुगामी पश्चानुगामी संबंध है, बचतों में वृद्धि होगी, किस तरह से विकास को प्रोत्साहन करेंगे। और 5वें पॉइंट में आप समग्र रूप से कहोगे अगर हम एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो जो आजकल की हमारी समस्याएं हैं, एक तरफ पर्यावरण की समस्या, खाद्यान्नों में
बढ़ता हुआ प्रदूषण किस तरह का, उसमें केमिकल का डिपोजिशन जो हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर आ रहा है, उन सब का समाधान एक संधारणीय विकास, जो हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, समावेशी कल्याण की बात हम कर रहे हैं, वो सारे लक्ष्य इंटीग्रेटेड फार्मिंग से होंगे। आज ये संभव नहीं है कि हम बड़े छोटे सीमांत किसानों को हम बड़ा किसान कर दें। हमारे पास भूमि की सीमित मात्रा है, उसका उपयुक्त तो विदोहन जरूरी है। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी विश्व की प्रोडक्टिविटी से बहुत कहीं कम है, और वो डिफर्टिलिटी, मोर फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से नीचे जा रही है। वो सारे पॉइंट आप यहां डिस्कस कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप में करोगे, 40 पॉइंट में करोगे, इस तरह से 200 वर्डों का आपने एक्सप्लेनेशन लिया। अब बच्चों, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, कहीं भी रटा हुआ आंसर नहीं चलता, बुक की व्यू नहीं चलता। बुक से आप एक नॉलेज ले लोगे, और उस नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है ये आपको आना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, समन्वित विषय है। वो किसी एक टॉपिक, केवल हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, उस तरह से एग्रीकल्चर पूरा होने वाला नहीं है। आप इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, आईटी का यूज है, उसका भी एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कि इंटीग्रेटेड कृषि करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और आपका जो ड्रोन सिस्टम है किस तरह से मददगार होगा। वहां तक आपका विश्लेषण जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये आपकी ब्रेविटी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे निर्भर करता है, और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। राइटिंग कैपेबिलिटी इज नॉट क्रिएटेड विद इन अ डे। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे 2008 में, मुझे पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मुखर्जी नगर के अंदर एक राजीव वर्मा नाम का लड़का आया, पिछले 5 मेंस लिख चुका था। 5 मेंस में जनरल स्टडी में उसका कभी भी नंबर, पूरा का पूरा सिविल सर्विस में नंबर 630 से ऊपर नहीं गया। ऐसा स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो 3 अटेम्प्ट लिख चुके। नितिन सिंघानिया जो 2011 के मेंस के आईएएस बने, 3 मेंस लिख चुके कि सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, ऑप्शनल मेरा इकोनॉमिक्स है। जब मैंने उसे गाइडलाइन दिया, तब जाके वो फाइनल 4th और लास्ट अटेम्प्ट में जनरल कैंडिडेट होने के कारण 51वीं रैंक लाके प्रॉपर आईएएस बना। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जो की पॉइंट ऑफ सिलेक्शन है, दैट इज द स्ट्रेटेजी, और उसी के लिए मैं प्रयासरत हूं। और आपको मैंने यहां तक समझाया प्रस्तावना विस्तार कैसे होगा। और जब आप उपसंहार करोगे, आपका उपसंहार बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, एग्जामिनर के ब्रेन को अट्रैक्ट करने वाला चाहिए, स्ट्राइकिंग होना चाहिए। आप वर्तमान लक्ष्य से भी कर सकते हैं कि सरकार समावेशी कल्याण की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, और जब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक हमारा लघु और सीमांत कृषक विकास की मुख्य धारा से अलग रहेगा, विकास के लाभ उस तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसी स्थिति में हमारा ये जो समन्वित कृषि प्रणाली का विचार है, अपने आप में एक यूनिक विचार है, और कम शब्दों में इन शब्दों को पिरोना ही आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल है, और वो एक दिन में नहीं आएगा। लगातार राइटिंग मोर राइटिंग करोगे, तब जाके ये स्थिति बनेगी। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को मैं यहीं खत्म करता हूं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2021 के जो हमारे क्वेश्चन है उनके लाइसेंस में आप स्टूडेंट्स लगातार इन्हें देखते रहिए। उसके बाद हम प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन शुरू करेंगे जनवरी के मिड या लास्ट में जाके, ताकि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 आने वाला है, उसमें आपका हर बच्चे का इकोनॉमिक्स में बेहतर परफॉर्मेंस रहे। क्योंकि जब मैं खुद इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी के, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब भी मैं उनकी इंटरव्यू की तैयारी कराता था, मेंस लिखते थे, उसमें क्वेश्चंस को ट्रेस आउट करता था। और अभी तक मेरा अनुभव ऐसा है, मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, कि जो मैं क्वेश्चंस ट्रेस करता हूं, प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू में हो, लगभग वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिसका लाभ मैं आपको भी पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा जो विगत वर्षों से विकास की इस संरक्षण की दौड़ में बहुत पीछे रहता रहा है, वो भी आ गया है। आपको ध्यान होगा, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक रहा है, इंटरव्यू का परीक्षा हो, बहुत सारे बच्चों को तो कंफ्यूज करता है, वो डाटा ही नहीं समझ पाते। तो हमारा प्रयास रहेगा, आप लोग लगातार हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू। आज के लेक्चर में आज इतना ही करेंगे।